इस विद्यालय के संस्थापक महोदय जी, प्राचार्य महोदय जी, शिक्षक बंधुओं एवं शिक्षिकाओं तथा प्यारे बच्चों, आप सबको देख करके एक संस्मरण याद आ गया। पहले वो बात कहूं मैं। सूरत के जिस आश्रम में मेरा रहना होता है, उसी से कुछ दूर पहले, बिल्कुल नज़दीक ही है, 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी होगी, वहाँ भी सरस्वती शिशु मंदिर है। हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है वहाँ। आज से करीब 10 साल पहले की बात है। वहाँ के प्राचार्य अपने विद्यालय के कुछ बच्चों को लेकर के आश्रम आए। मैं अपने कक्षा में बैठ कर के स्वाध्याय कर रहा था। सूचना मिली कि स्कूल से बच्चे आए हैं, उनके लिए आप कुछ कह दीजिए। मैं गया, बैठा, बच्चे बैठ गए जैसे आप लोग बैठे हैं, और प्राचार्य और 1-2 शिक्षक थे वो पीछे बैठ गए। ऐसी दरी बिछी हुई थी, मैं सामने बैठा था और मैंने बच्चों से यूं ही पूछा, बच्चों ये बताओ, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? तो सामने मैं थोड़ा सा अटपटा सा लगा, ये साधु का कपड़ा पहना है, ये प्रश्न कर रहे हैं, और पीछे उनके प्राचार्य बैठे थे, शायद संकोच किए होंगे बोलने के लिए। फिर भी मैंने कहा कि नहीं, बताओ। तो उनमें से कुछ बच्चे बोलने लगे, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। छात्राएं भी थी। किसी ने कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, किसी ने प्रोफेसर, किसी ने कुछ। छात्राएं भी बोलने लगी, थोड़े लोग बोले भले ही। फिर मैंने कहा कि ये अच्छा लगा कि आप सभी पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं ये पता चला, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। आप सभी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर इत्यादि बनना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना चाहते हैं? तो सभी बच्चे शांत बैठे रहे। मैं देख रहा हूँ कि एक छात्रा है, वो हाथ आधे उठाई थी, पूरे नहीं। तो फिर मैंने कहा, आप जो बनना चाहते हैं हो सकता है ना बन पाओ। यह जरूरी थोड़ी है कि कोई डॉक्टर बनना चाहे डॉक्टर बन ही जाए। जो आप लोग बनना चाहते हैं हो सकता है न बन पाओ, लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में एक बात तो तय है, आप किसी न किसी माता पिता के बच्चे हैं, और कुछ दिन के बाद क्या होगा? पति बन जाओगे, पत्नी बन जाओगी, और कुछ दिन के बाद माँ बन जाओगी, पिता बन जाओगे। क्या इसकी भी पढ़ाई कर रहे हो कि हमें माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ, परिचितों के साथ, अपरिचितों के साथ? क्या इसके लिए भी कुछ पढ़ लिख रहे हो, कुछ सोच रहे हो? ये बातें मैंने उन लोगों से की। फिर उसके बाद तो न जाने कौन सी बातें हुई। 10 साल पहले की बात है। प्राचार्य तो अभी भी आते हैं समय समय से, अलग विद्यालय में चले गए हैं वो, लेकिन फिर भी आश्रम से उनका जुड़ाव है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ शिक्षा लेने के लिए आए हैं
तो शिक्षा का उद्देश्य समझ लेना चाहिए। नहीं तो केवल एक रूटीन वर्क चलता है। गार्जियंस, पालक भेज देते हैं कि बच्चों को विद्यालय भेजना है, पढ़ाना लिखाना है, शिक्षित करना है। और शिक्षित करने का उद्देश्य क्या होता है ये सभी जानते हैं, और बच्चों के मन में यही भरा होता है, अच्छे नंबरों से पास होना है। और जब अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे और डिग्री मिल जाएगी तो एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और इसी के लिए प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, प्रयास है। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेना चाहिए। क्यों पढ़ते हैं? तो पहला तो है कि जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, और शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है जो हमें जीने का ढंग सिखाए। बच्चों, रोजी रोटी कमाने की शिक्षा विद्यालय और महाविद्यालय में जाकर तो पा ही जाएंगे, लेकिन जीने का ढंग कहाँ है? और इसीलिए मैं जब शिक्षक मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, जब मैं भारत के विभिन्न प्रांतों में जाता हूँ, वहाँ के लोग मिलते हैं, आते हैं, और कई बार विद्यालयों में भी जा कर के, जैसे आज बोल रहा हूँ, बोलने का अवसर लगता है, तो मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूँ, शिक्षकों से, कि आप बच्चों को केवल स्कूल की पढ़ाई ही मत करिए, केवल सिलेबस कंप्लीट मत करिए। आप जो आपको समय मिलता है उसी में से कुछ समय निकाल कर, चाहे वो सप्ताह में हो, 15 दिन में हो, महीने में 1-2 बार हो, जब भी अवसर मिले थोड़ा सा समय निकालें और स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ जीवन का पाठ भी पढ़ाएं। और मैं जानता हूँ केवल सिलेबस कंप्लीट कराने वाले टीचर्स को बच्चे प्रायः भूल जाते हैं, लेकिन जो जीवन का पाठ पढ़ाते हैं उसे जीवन भर याद रखते हैं। क्यों? आप अच्छी तरह जानते हैं, अभी तो आप लोग हाई स्कूल में, जब यहाँ भी बहुत से ऐसी पढ़ाई होती है, बहुत से ऐसे विषयों की जानकारी दी जाती है जो आगे चलकर हमारे जीवन में उपयोगी नहीं होता है। मैं जानता हूँ जब पढ़ता था, तब जब हम लोग केमिस्ट्री के लैब में, फिजिक्स के लैब में जाते थे, प्रयोगशाला प्रयोग करते थे, आज मैं सोचता हूँ उसका क्या उपयोग है। बहुत ऐसी चीज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो शिक्षा नहीं चाहिए, वो चाहिए, लेकिन जो शिक्षा हमारे जीवन को मूल्यवान बनाए उसकी भी जरूरत है। वो पैरेलल चले, दोनों साथ साथ चलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये मैंने कहा ना, शुरू से ही ये दिमाग में डाल दिया गया है कि आप चाहे जैसे हो अच्छे नंबर लाओ, बस जीवन कैसा जीना है इसके बारे में न तो परिजन चिंतित हैं और न शिक्षक बंधु चिंतित हैं। हमारे देश को यदि सुंदर राष्ट्र बनाना है, एक सुंदर समाज की रचना करनी है, सुंदर परिवार की रचना करनी है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये 3 लोग यदि ठीक हो जाएं, सही दिशा में चलें और अपने दायित्व का सही निर्वहन करने लग जाएं, तो शायद हम सब ये काम कर पाएंगे। वो 3 में क्या है? माता पिता और शिक्षक, वहीं से निकलते हैं। शुरू से आप बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं उनको पहले ही बताइए। आज ही जैसे एक सरल उदाहरण बताऊं, आप सभी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार लाल किला के प्राचीर से स्वच्छता अभियान के विषय में बोले थे। घर घर शौचालय हो, बाहर कचरे ना हो, साफ करो। और उन्होंने जब ये शुरुआत की, उन्होंने ये बातें कही वहाँ से, उसका प्रभाव आज देखा जा रहा है।
हम ही लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ में आज से 30 साल 35 साल पहले जब गांव की गलियों में घूमते थे, अर्थात सड़कों पर जाते थे, तो बाहर कितनी गंदगी होती थी। आज वो गंदगी नहीं। कई जगह बाहर बोर्ड में लिखा रहता है खुले में शौच मुक्त मैदान या गांव। इसका मतलब वो प्रभाव आया है। लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, खाएंगे सामान फेंक देंगे। जैसे आजकल वो प्रचलन है ना गुटखा खाने का, और वो पैकेट वाला जो खाने को होता है जिसमें कुरकुरे मुरमुरे आप लोग कहते हैं। हम लोग ट्रेनों में चलते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, बाहर भी यात्रा करते हैं, देखते हैं लोग खाएंगे और वहीं जहाँ बैठे रहेंगे वहीं पर फेंक देते हैं। मैंने एक बार धमतरी के शहर से गुजर रहा था, एक बोर्ड लिखा देखा, वहाँ लिखा था स्वच्छता रखने से होगी, करने से नहीं होगी। ये मैसेज फिर से कह रहा हूँ, स्वच्छता रखने से होगी, करने से नहीं होगी। आप स्वच्छता रखें, करने वाला कितने लोग होते हैं? आखिर में कितने लोग सब यहाँ पर इसी परिसर में स्वच्छता, इस सफाई करने वाले, झाड़ू लगाने, साफ सुथरा करने वाले कितने होंगे? 2 4 10 होंगे। और आप सभी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे, 2 4 के मेहनत से स्वच्छता बनी रहेगी? रखने से होती है। और इसकी शुरुआत यदि पहले ही बच्चों को संस्कार दे दें, शुरुआत से बच्चे माता पिता ही कचड़े वहां डालो, बाहर मत फेंको, और इसी प्रकार इन बातों की चर्चा शिक्षक बंधु करने लग जाएं, तो मैं समझता हूं 20 साल बाद रिजल्ट आ जाएगा। फिर वो कहना नहीं पड़ेगा डस्टबिन में कचरे डालो, क्योंकि वो हमारे बिल्कुल जैसे संस्कार में समा गया हो, वो हमारे अवचेतन में रिकॉर्डिंग हो चुकी हो, और वो काम अपने आप होता है। हम बाहर कचरे डाल ही नहीं पाएंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। मैं तो एक उदाहरण दिया, और ये क्या होता है, वो हमारे जीवन को, हमारा व्यवहार हमारे अपने आप को बताता है आप कैसे हैं, और यहाँ तक के आपके भविष्य को भी बताता है, भविष्य को भी बताता है। एक पिता अपने 3 बच्चों को लेकर के एक ज्योतिषी के पास गया, यह जानने के लिए कि मेरे बच्चों का भविष्य कैसा है, आप बताएं। तो भविष्य वक्ता तो था ही वो, लेकिन ज़्यादा वो व्यवहारिक था। उसने क्या किया, बच्चों को बैठाया और 2-2 केले खाने को दे दिए, बच्चों केले खाओ। और बच्चे केले खाने लगे तो वो अपने पोथी को देखते तो थे, लेकिन उनकी आंखें देख रही थी बच्चों के हरकतों पर, क्रियाकलाप पर। तो एक बच्चा था, उसने केला खाया और बैठा था, बस वहीं से थोड़ा फेंक दिया, छिलका फेंक दिया। दूसरा ने क्या किया, केला खाया, छिलका को डस्टबिन में डाल दिया। तीसरे ने क्या किया, केला खाया और छिलके को, वही गाय थी, गाय को खिला दिया। वो काम खत्म हुआ। तो फिर ज्योतिषी ने क्या कहा कि आपके इन 3 बच्चों में से एक तो आपका नाम डुबाएगा, कोई काम का लायक नहीं है। दूसरा लगभग ठीक ठाक है बस, और तीसरा आपका नाम रोशन करेगा। उन्होंने कहा कैसे जाने, व्यवहार ही तो दर्पण है मनुष्य को परखने की। आप सभी समझ गए कैसे है। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा जीवन कैसा है, हमारी डिग्री कितनी है, कौन पूछता है आगे चल करके। पहले बड़ा महत्व तो था, लेकिन आज आप देखेंगे आपके आसपास इंजीनियर की डिग्री लेकर के घूम रहे हैं। उन बच्चों से पूछो क्या कर रहे हो, बेकार हूं, खाली हूं। मतलब यदि नौकरी नहीं मिली तो अपने आप को बेकार समझने लगते हैं बस। तो फिर इसका मतलब है, ऐसे बच्चों से पूछो इन लोगों में से तो क्यों पढ़ते हैं, कहेंगे ना। कितनी बार मैंने बच्चों से पूछा है, किसी ने कहा मैं ज्ञान पाने के लिए, किसी ने कहा आगे बढ़ने के लिए, किसी ने कहा कि अच्छी नौकरी मिल जाए, ऐसी सब बातें हैं। और सबका भाव यही है कि हमें एक बड़ी नौकरी मिल जाए और हम बहुत सारा पैसा कमाने लग जाएं। मैं कहता हूं इसका मतलब यही हुआ, आप पैसा बनाने की मशीन बनना चाहते हैं।
बस इतना ही तो है। लेकिन क्या बहुत सारा पैसा कमा के घर ले आएंगे, आपको आनंद का अनुभव हो जाएगा, सुख का अनुभव हो जाएगा? नहीं हो सकता है। इसलिए इन बातों पर भी ध्यान रखिए। आपका व्यवहार सही होना चाहिए, आप अपनी योग्यता को बढ़ाएं। मैं आप लोगों के हिसाब से दो बातें कहना चाहता हूं। आप क्या करना है, दो बातों का ध्यान रखिए अपने जीवन में, खास करके बच्चों के लिए और सबके लिए हो तो योग्यता और चरित्र। योग्यता और चरित्र, इन दोनों का विकास जीवन में करें। क्या है दोनों में अंतर? योग्यता और चरित्र में क्या अंतर है? योग्यता हमें ऊंचाई पर ले जाती है और चरित्र हमको वहां टिकाए रखता है, टिकाए रखता है। आप योग्य हो करके अच्छे पद पर तो चले जाएंगे, लेकिन चरित्र सही नहीं होगा तो उस पद से फिर से नीचे ढकेल दिए जाएंगे। इसलिए योग्यता को विकसित करिए, और योग्यता यही सबसे बड़ी बात है। योग्यता ही है जो हम चाहते हैं, उसे पाने के लिए हमें योग्य बनना पड़ेगा। ये पंक्ति आप लोग शायद सुने होंगे, स्वामी विवेकानंद ने भी ये बात कही है, और मैंने अन्य लेखकों से भी ये पंक्ति उनकी पुस्तकों में पढ़ी है। हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता। शायद आप लोग ध्यान दें मेरी बातों को। हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। जैसे बच्चे आप सभी हैं, आप लोग ये चाहें मैं फर्स्ट एंड फर्स्ट आऊं, अर्थात मेरिट में मेरा नंबर आए, टॉप 10 में मेरा नाम आए। क्या इस प्रकार चाहने से सचमुच आप मेरिट में आ जाएंगे? नहीं। कब आएंगे? जब आपकी योग्यता होगी मेरिट में आने की, फर्स्ट आने की योग्यता होगी, तभी आप आ पाएंगे। जैसे एक लड़का पढ़ा लिखा, पढ़ाई पूरी हो गई, क्या चाहता है? मैं कलेक्टर हो जाऊं। क्या कलेक्टर होने की चाह रखने मात्र से, इच्छा तो है कलेक्टर हो जाऊं, इतने मात्र से कलेक्टर हो जाएगा? वो नहीं होगा। कब होगा? जब कलेक्टर की योग्यता होगी। योग्यता को विकसित करें इस चीज को। और अच्छा, कैसे विकसित करें? ये बड़ा सरल है, आप लोग तो कर रहे हैं ना। एक साल में एक कक्षा, एक साल में एक कक्षा, हर चीज को आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ना। आप उसके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप उस योग्य बनिए जो आप चाहते हैं। मैं इसको थोड़ा इस ढंग से बताऊं आप लोग के हिसाब से, इसको सूत्रों को याद रखना। पाना, बनना और पाना दोनों जुड़वा भाई हैं। फिर से कह रहा हूं मैं, बनना और पाना दोनों जुड़वा भाई हैं। अच्छा, जुड़वा भाई मतलब समझ रहे हैं ना? ट्विंस, सही है ना? बनना और पाना दोनों जुड़वा भाई हैं। मैं इसको स्पष्ट करूं। जैसे एक ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस जिसे कहते हैं, तो एक बड़ा सा कमरा है, वहां पर एक अच्छी सी बड़ी सी कुर्सी लगी है, वहां एक आदमी बैठता है, हम कहते हैं कलेक्टर साहब। लेकिन उसी कमरे के दरवाजे पर एक दूसरा आदमी खड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं? कलेक्टर के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं? चपरासी कहो, अर्दली कहो, या फिर जो भी आप नाम लें, है ना कोई। लेकिन वो भी कलेक्टर ऑफिस में काम कर रहा है, दोनों कलेक्टर ऑफिस में काम कर रहे हैं। ये बताइए, दोनों की तनख्वाह में अंतर है? कितना अंतर है? बहुत अंतर है। अरे उसको कहना चाहें तो कह सकते हैं एक टॉप पे है, दूसरा बॉटम पे है ना? काफी अंतर। अच्छा, ये अंतर क्यों हुआ? ये अंतर क्यों हुआ? देखो, मैंने क्या कहा था? बनना और पाना जुड़वा भाई है। इसको याद करिए। क्या कहा था? बनना और पाना दोनों जुड़वा भाई हैं। जो कलेक्टर बने तो कलेक्टर की तनख्वाह पाए, और चपरासी बने तो चपरासी की तनख्वाह पाए। सही है ना? अब थोड़ा उलट दो, इसको उल्टा कर दो। जो पाना चाहते हो बन जाओ। समझ आई बात? जो पाना चाहते हो वह बन जाओ। जैसे ये गाड़ी खड़ी है, कार है, मैं वहां जाकर खड़ा हूं और ये कहूं कि मुझे ऐसी कार चाहिए,
तो मुझे एक और प्रश्न करना चाहिए अपने आप से, क्या इस कार को पाने की योग्यता मेरे में है ना? यदि मेरे में कार पाने की योग्यता है तो कंपनी वाले मेरे पास लाके खड़े कर देंगे, है कि नहीं? और यदि योग्यता नहीं है और कार ले भी लिया तो क्या होगा? वो फिर से वापस ले जाते। होता है कि नहीं होता है? कई लोग लोन भरने के लिए मतलब मंथली पैसा जमा करना होता है, नहीं जमा कर पाते हैं तो गाड़ी को फिर से वो खींच के बैंक वाले ले लेते हैं। कभी सुने होंगे ऐसा? तो क्या करना होगा? मुझे इस योग्य बनना। एक मकान चाहिए। आप चाहते हैं कि मेरी सैलरी, मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपया हो, मंथली 1 लाख रुपया, तो आपको क्या कहना है? 1 लाख रुपये की योग्य बन जाए। इतनी योग्यता हासिल कर लीजिए कि आपको 1 लाख रुपया तनख्वाह देने के लिए लोग बुलाएं, वो आपको करना है। और इसके लिए आपको देखिए, बाकी लोग तो कम वेतन पा रहे हैं, आप ज्यादा चाहते हैं, समझ रहे हैं ना? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसका मतलब आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। आप भीड़ का हिस्सा होना चाहें तो आप भीड़ जैसा कर रही है वैसा करो, लेकिन भीड़ से अलग अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं तो वह करो जो भीड़ नहीं करती है, वही करो। क्योंकि आपकी ही कक्षा में कोई तो है जो फर्स्ट आ रहा है या आ रही है। क्या है कारण? कभी उनसे मित्रता करके पूछें, आप पढ़ने का ढंग क्या है आपका? आप जब सुनते हैं तो आपकी एकाग्रता कैसी होती है जब अपने टीचर से को सुनते हैं तब। अच्छा, घर में कितने समय पढ़ते हैं? सुबह कब उठते हैं पढ़ने के लिए? होमवर्क कैसे करते हैं? पूछें जो फर्स्ट आते हैं। नहीं, क्या मान लेते हैं उनका भाग्य है? भाग्य नहीं है, भाग्य नहीं है। वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, कुछ तो कारण है, कुछ तो अंदर है, उसने विकसित किया है। कैसे योग्यता विकसित करें? मैं इसके लिए बिल्कुल देहाती उदाहरण बताता हूँ। आप सभी जानते हैं कि जब मकान बनता है तो 2 प्रकार के काम करने वाले आते हैं, एक मिस्त्री और एक लेबर, है ना? जो सामान देने वाला होता है और एक ईंट जोड़ने वाला, प्लास्टर करने वाला। लेकिन मैं जहाँ तक जाना अभी तक, प्रारंभ में जब शुरू किया, कोई भी ये कर्मचारी, ये लोग मिस्त्री हो, कोई भी हो, शुरुआत जब इन्होंने की ना, लेबर से ही शुरुआत की है। मजदूर बन के ही आए होंगे पहले, सीधा मिस्त्री बन के घर से कोई काम करने नहीं आता है। शुरू में वो लेबर के रूप में आए, मजदूर के रूप में आए, लेकिन उन्हीं कई मजदूरों में से एक मजदूर, 2 मजदूर ऐसे जो मिस्त्री के कामों को बहुत बारीकी से देखने लगे। फिर क्या किया? फिर उनके साथ हाथ बटाने लगा और मजदूर बाकी खाली के समय में बैठ करके तंबाकू रगड़ रहे हों, बीड़ी पी रहे हों, वो क्या कर रहा है? मिस्त्री के साथ काम, धागा पकड़ने में, ईंट रखने में, सीमेंट रखने में। अच्छा, अपना भी वही काम कर रहा है, उसके बावजूद अतिरिक्त काम कर रहा है। क्यों? सीखना है, आगे बढ़ना है। लेबर की जो पैसा है, तनख्वाह है, मजदूरी है, वो और मिस्त्री में बहुत अंतर है। यदि किसी को 300 रुपये मिलता होगा तो उनको 600 रुपया मिलता होगा, इतना अंतर हो जाता है। लेकिन वही 300 रुपया पाने वाला मजदूर मिस्त्री के साथ हाथ बटाया, सीखना चाहा। और एक नियम है, जो सीखना चाहता है लोग उसे सिखाना चाहते हैं। तो उसने देखा कि तो सहयोग भी कर रहा है, तो उसको फिर करता गया, साल भर किया। फिर उसको कहा थोड़ा तुम भी करो, तुम इसमें काम करो। अभी भी 300 मिल रहा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अभी भी 300 मिल रहा है। और इतना अभ्यास कर लिया वो काम को, अब 3 साल के बाद क्या कहता है? मैं मिस्त्री हूँ। और फिर लोग उसको 600 रुपये देंगे। योग्यता बढ़ाए ना? कैसे योग्यता बढ़ाए? कैसी लगन से काम किए? आप अपने काम को जब लगन से करेंगे, समर्पित होके करेंगे, तब सफलता मिलेगी। योग्यता इसी, मैं जैसे एक उदाहरण बताऊं, ये घड़ी है मेरे पास, या कोई भी आपके पास भी इस प्रकार से गैजेट्स हो, मोबाइल हो, घड़ी हो, कंपनी वाले जब उसकी क्वालिटी बढ़ा देते हैं, कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा देते हैं तो उसकी मांग बढ़ जाती है। सच है ना? उसकी मांग बढ़ जाती है क्योंकि क्वालिटी बढ़ गई। मैं क्या कहना चाहता हूं
जब आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपकी भी मांग बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं ना? क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब गुण, और गुण का मतलब यहां पर है सद्गुण, अच्छे गुण। क्रोध आपकी क्वालिटी नहीं है, क्षमा आपकी क्वालिटी है। द्वेष और नफरत क्वालिटी नहीं है। कटु बोलना क्वालिटी नहीं है। क्यों क्वालिटी नहीं है कह रहा हूं? कटु बोलने वाले इंसान को हम पसंद नहीं करते। सुने हैं ना कबीर की पंक्ति, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीत